नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट लाइव। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ में। आर्थिक सुधारों के जनक पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए। पूर्व पीएम की बेटी ने उन्हें मुखाग्नि दी। उनका निगम बोध घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। तीनों सेनाओं ने उन्हें सलामी दी। इससे पहले निगम बोध घाट पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी ने उन्हें कंधा भी दिया। इससे पहले आम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय में रखा गया। पूर्व प्रधानमंत्री का पार्थिव शरीर उनके आवास से सुबह करीब 9 बजे कांग्रेस मुख्यालय लाया गया, जहां पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उनके अंतिम दर्शन के लिए पहले से ही इंतजार कर रहे थे। मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर रखे जाने के बाद सोनिया गांधी, खड़गे, राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा तथा पार्टी के कई अन्य नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मनमोहन सिंह की पत्नी गुरशरण कौर और उनके परिवार के कुछ अन्य सदस्य भी कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद थे। गुरशरण कौर ने भी पुष्प अर्पित करके अपने पति को अंतिम विदाई दी। मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक 10 वर्ष देश के प्रधानमंत्री रहे और उससे पहले नरसिम्हा राव सरकार में उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में देश के आर्थिक ढांचे को मजबूत करने में मदद की। उनके नेतृत्व वाली सरकार ने सूचना का अधिकार, आरटीआई, शिक्षा का अधिकार, आरटीआई और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा जैसी युग परिवर्तनकारी योजनाओं की शुरुआत की। बात करेंगे बिहार की। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन अभी तक जारी है। बीपीसीएस विरोध प्रदर्शन को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा कि यहां पर सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। उनकी जितनी समस्याएं थी उसे हमने सीएम को अवगत कराया। सीएम सभी मुद्दों पर चुप हैं। जब हमारी सरकार थी तो युवा खुश थे, लेकिन आज उनकी आंखों में आंसू है। ये सरकार जनता की सरकार नहीं है, ये भ्रष्ट अधिकारियों की सरकार है। तेजस्वी ने आगे कहा कि यह सरकार केवल भ्रष्टाचार में लगी हुई है। अब ऐसा लग रहा है कि राज्य में कोई सीएम नहीं है और ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार इतिहास बन गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार है तो ये सरकार चला कौन रहा है। यहाँ बच्चे लाठी डंडा खा रहे हैं, सीने पर लाठियों के दाग हैं, घायल हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। लोगों की आंखों में आंसू हैं। ये देखकर मुख्यमंत्री की आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। पटना के गर्दनी बाग में बीपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी पिछले 9 दिनों से धरने पर बैठे हैं। प्रशांत किशोर कैंडिडेट से मिलने पहुंचे। प्रशांत किशोर ने कैंडिडेट्स को संबोधित करते हुए कहा, अगर कोई शांति से बैठकर प्रदर्शन कर रहा है तो उसे पीटना नहीं चाहिए। डंडा क्यों चलाया गया? यहां से मार्च निकलेगा तो मैं भी शामिल रहूंगा, सबसे आगे रहूंगा। यह देखूंगा कि सरकार में कितना दम है, कितनी लाठियां सरकार चलवाती है। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार राजा नहीं है, राजा यहाँ की जनता है। शुक्रवार को जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर अभ्यर्थियों के साथ उन्होंने पदयात्रा की। अभ्यर्थियों के साथ गर्दनी बाग धरना स्थल से बेली रोड स्थित आयोग कार्यालय तक प्रशांत किशोर ने पदयात्रा की। नववर्ष के मौके पर नगर निगम द्वारा दीघा के 93 नंबर घाट पर साझा उत्सव मेले का आयोजन किया गया है। गुरुवार को इसका शुभारंभ हुआ है। गंगा किनारे गुलाबी ठंड के बीच गीत, संगीत और लजीज व्यंजनों के साथ पटना की शाम सुहानी हो रही थी। यह साझा उत्सव 31 दिसंबर तक चलेगा। इस मेले में शहरवासियों को बिहार की समृद्ध विरासत और विविधता का अनुभव कराया जाएगा। गुरुवार को नगर विकास मंत्री नितिन नवीन, विधायक संजीव चौरसिया, विधायक अरुण सिन्हा ने मेले का उद्घाटन किया। मेले में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा हस्त निर्मित उत्पादों और स्थानीय कारीगरों की कला की प्रदर्शनी लगाई गई है। पटना के कलाकारों को भी सांस्कृतिक मंच निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है।
नगर आयुक्त ने स्टॉल लगाने वाले उद्यमियों का साहवर्धन भी किया। कहा कि नगर निगम द्वारा शहरी महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए यह प्रयास किया जा रहा है। अतिथियों ने स्टॉल का भ्रमण कर महिला उद्यमियों और कारीगरों से बात भी की। नगर निगम के कर्मियों और मेले में आए आगंतुकों के लिए बॉन फायर का भी इंतजाम किया गया। मेले में 70 स्टॉल हैं। इसके साथ ही फूड कोर्ट, एक्टिविटी जोन, सेल्फी जोन और सांस्कृतिक मंच भी है। स्थानीय कलाकारों को गीत, संगीत, नृत्य, हास्य और अन्य कलाओं के प्रदर्शन के लिए निःशुल्क ओपन स्टेज दिया जा रहा है। बिहार के कैमूर में पति ने पत्नी की निर्ममता से हत्या कर दी। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने कार्यवाही करते हुए हत्यारे पति को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही हत्यारे पति की निशानदेही पर मृतका के शव को बरामद कर लिया है। मामला कैमूर जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के सामने आया है। बताया जाता है कि मृतका का प्रेम विवाह भगवानपुर थाना के ओरगई निवासी 23 वर्षीय अभिनंदन दुबे के साथ 2 वर्ष पूर्व हुआ था। बताया जाता है कि दोनों के बीच किसी बात पर विवाद हुआ। इसके बाद गुरुवार को पति ने खेत में बुलाकर पत्नी की गला दबाकर हत्या कर डाली। दोनों का 9 महीने का एक बच्चा भी है। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में नगर निकाय चुनाव को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार इसकी तारीखों का इंतजार किया जा रहा है, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि चुनाव तय समय से पहले ही हो जाएंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। इस दौरान उन्होंने राजनांदगांव में पुलिस भर्ती पर लगी रोक को लेकर कहा कि इस विषय में जांच चल रही है और जो लोग निर्दोष हैं उन्हें भी वापस से अपना प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। साथ ही मंदिर मस्जिद पर संघ और भाजपा के विचारों को लेकर भी उन्होंने कहा कि कहीं कोई विरोधाभास का मसला नहीं है। हमें चीजों को पूर्णता में देखना चाहिए। जब हम समग्रता में देखेंगे और भविष्य, अतीत और वर्तमान को साथ में लेंगे तो निर्णय सही निकल पाएगा। महासमुंद जिले के धान खरीदी केंद्र घोंच में परिवहन नहीं होने की वजह से खरीदी केंद्र प्रभारी द्वारा 30 दिसंबर से धान खरीदी बंद करने के लिए शासन प्रशासन पत्र लिखकर अवगत कराया गया है। बता दें कि पिथौरा ब्लॉक के धान खरीदी केंद्र घोंच में 7 गांव के 1200 किसान समर्थन मूल्य पर धान बेचते हैं। इस समिति के 84,000 क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य है। 26 दिन हुई धान खरीदी में समिति द्वारा 48% की खरीदी हो गई है, लेकिन परिवहन नहीं होने की वजह से अब धान खरीदी प्रभावित हो रही है। वहीं खरीदी बंद करने की स्थिति भी निर्मित हो चुकी है। जिला प्रशासन द्वारा परिवहन के लिए 2 राइस मिल का डीओ और टीओ काटा गया है, लेकिन परिवहन कर्ताओं द्वारा 15 दिनों से परिवहन के लिए गाड़ी नहीं लगाई गई है, जिसके चलते धान खरीदी केंद्र में पूरी तरह से जाम की स्थिति निर्मित हो चुकी है। समिति प्रबंधक का कहना है कि इसे धीमी गति से धान का परिवहन होगा तो समिति धान खरीदी के लक्ष्य से पिछड़ जाएगी और क्षेत्र के किसानों के गाड़ी मेहनत की कमाई का लगभग 1 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत राशि के धान की खरीदी नहीं हो पाएगी। पर्यावरण संरक्षण के लिए अग्रणी संस्था ग्रीन आर्मी का निर्वाचन प्रक्रिया पिछले दिनों संपन्न हुआ। प्रदेश मीडिया प्रभारी शशिकांत यदु ने बताया कि नवनिर्वाचित पदाधिकारी एवं सदस्यों के लिए आज वृंदावन हाल सिविल लाइन रायपुर में शपथ ग्रहण का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में व्यापार जगत के जाने माने उद्यमी राजेश अग्रवाल मुख्य रूप से उपस्थित रहे। अग्रवाल जी ने ग्रीन आर्मी की सराहना करते हुए कहा कि संस्था अमिताभ जी के नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण के लिए शानदार कार्य कर रही है। यह पर्यावरण संरक्षण के लिए एक वरदान साबित हो रही है। संस्था के प्रयास से एक दिन संपूर्ण छत्तीसगढ़ हरा भरा और हरियर छत्तीसगढ़ होगा। शपथ अधिकारी डॉक्टर कुलदीप दुबे ने कहा कि ग्रीन आर्मी पहले रायपुर में कार्य कर रही थी, अब संपूर्ण छत्तीसगढ़ में पर्यावरण संरक्षण के इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रयास कर रही है। ग्रीन आर्मी अध्यक्ष गुरदीप टूटेजा ने अध्यक्षीय रिपोर्ट पढ़ते हुए
वर्ष भर की गतिविधियों की जानकारी दी। संस्था द्वारा अपने जोन क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाले जोन को उत्कृष्ट कार्य से सम्मानित किया गया, जिसमें प्रथम पुरस्कार देवपुरी जोन और डीडीयू नगर जोन संयुक्त रूप से दिया गया है। द्वितीय पुरस्कार अमलीहडीह जोन, टाटीबंद जोन और ब्राह्मणपारा जोन को संयुक्त रूप से दिया गया है, जबकि तृतीय पुरस्कार पुरानी बस्ती जोन, संतोषी नगर जोन और अमलेश्वर जोन को दिया गया है। बात करेंगे झारखंड की। ओडिशा के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद रघुवर दास के सक्रिय राजनीति में वापस लौटने की बात कही जा रही है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का जिस तरह से रांची एयरपोर्ट पर जबरदस्त स्वागत किया गया, उससे साफ लगता है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा आने वाले समय में एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। भुवनेश्वर से रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचे रघुवर दास का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान ढोल नगाड़े बजते रहे और रघुवर दास के समर्थन में नारे भी लगते रहे। एयरपोर्ट पर रघुवर दास का स्वागत करने के लिए भाजपा विधायक सीपी सिंह, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद, राज्यसभा सांसद आदित्य साहू सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यकर्ताओं ने इस दौरान पुष्प वर्षा कर रघुवर दास का स्वागत किया। कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखकर रघुवर दास भी अभिभूत दिखे। भीड़ के बावजूद उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं का अभिवादन गाड़ी पर खड़े होकर हाथ हिलाकर किया। भारी भीड़ के बीच रघुवर दास ने मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए ओडिशा के राज्यपाल बनने का मौका देने के लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और राष्ट्रपति के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया है। झारखंड के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राज्य में मोटर वाहनों में इस्तेमाल होने वाले सामान्य पेट्रोल डीजल पर सरकार द्वारा कोई टैक्स लगाने की संभावना से इनकार किया है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है और अगर भविष्य में इसकी जरूरत पड़ी तो वह समय और परिस्थिति पर निर्भर करेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार खुद एविएशन टरबाइन ईंधन यानी एटीएफ हवाई जहाजों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन पर टैक्स वसूलना चाहती है। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की बैठक राजस्थान के जैसलमेर में हुई, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री एविएशन टरबाइन फ्यूल एटीएफ पर अपने स्तर से टैक्स लगाना चाहती हैं, जिसका झारखंड सरकार ने विरोध किया है। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि पहले से ही झारखंड को जीएसटी से पर्याप्त क्षतिपूर्ति या कंपनसेशन नहीं मिल पा रहा है और हवाई जहाज के ईंधन से मिलने वाला वैट राज्य का राजस्व बढ़ाने का स्रोत है, जिसका नुकसान हमें मंजूर नहीं होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी का राज्य से 41,000 करोड़ केंद्र को मिलता है, जबकि हमें कॉम्पनसेशन के रूप में महज 14,000 करोड़ रुपया केंद्र से मिलता है। ऐसे में झारखंड राज्य की सरकार किसी भी स्थिति में इसकी सहमति नहीं देगी कि हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले फ्यूल यानी एटीएफ पर अब राज्य की जगह केंद्र सरकार टैक्स लगाए और वसूले। बात करते हैं मध्य प्रदेश की। नर्मदापुरम में भाजपा जिला अध्यक्ष पद के लिए शुक्रवार को रायशुमारी पूरी हुई है। रायशुमारी शुरू होने से पहले जिला कार्यालय में दोपहर 2 बजे से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया। रायशुमारी में नए जिला अध्यक्ष के लिए 3-3 नामों का बंद लिफाफा जिला निर्वाचन अधिकारी को सौंपा गया। बाद में सांसद और विधायक से भी पर्यवेक्षक विधायक पांडे और निर्वाचन अधिकारी ने 1-to-1 चर्चा की। जिला निर्वाचन अधिकारी नरेश दिवाकर ने बताया कि भाजपा संगठन के तीसरे स्टेप की रायशुमारी पूरी हो चुकी है। पहले बूथ अध्यक्ष, फिर मंडल अध्यक्ष और अब जिला अध्यक्ष के लिए प्रक्रिया हुई। सभी से 3 नामों की प्राथमिकता का प्रपत्र लिया गया है। बंद लिफाफा भोपाल भेजे जाएंगे। नए जिला अध्यक्ष के नाम की घोषणा भोपाल से 2-3 दिन में की जाएगी। वर्तमान अध्यक्ष समेत 3 दर्जन नए दावेदार दौड़ में शामिल हैं। हालांकि रायशुमारी के बाद देखें तो वर्तमान जिला अध्यक्ष माधव दास अग्रवाल की चर्चा ज्यादा है। अगर पार्टी में मौजूद अध्यक्ष रिपीट नहीं करने का फॉर्मूला चाहता है तो संदेश पुरोहित, मृगेंद्र सिंह मंडलोई और रघुवीर सिंह राजपूत, योगेंद्र राजपूत, राहुल सोलंकी, निकलेश चतुर्वेदी, दीपक अग्रवाल, कल्पेश अग्रवाल समेत अन्य नामों पर विचार हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक जिला
अध्यक्ष की दौड़ में महिलाओं ने भी दावेदारी की है। महिला मोर्चा और प्रदेश की कार्यकारिणी में जिम्मेदारी संभाल चुकी महिला दावेदार हैं, जिनमें प्रमुख रूप से प्रीति शुक्ला, अर्चना पुरोहित शामिल हैं। परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। सौरभ ने गुरुवार को अपने वकील राकेश पराशर के जरिए अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। इसी बीच ईडी ने सौरभ के घर पर ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी की टीमें सुबह भोपाल और ग्वालियर स्थित सौरभ के घर और दफ्तर पहुंच गई। ईडी अभी तक भोपाल में सौरभ शर्मा के 3 ठिकानों पर पहुंची है। ईडी ने अरेरा कॉलोनी स्थित जयपुरिया स्कूल का ऑफिस पर रेड मारी है। यहां पर चेतन सिंह और गौर रहता था और स्कूल का ऑफिस चलाता था। वहीं ईडी ने अरेरा कॉलोनी स्थित सौरभ शर्मा के घर पर भी रेड मारी है। यहां सौरभ शर्मा का दूसरा घर है। यहां रेनोवेशन का काम चल रहा है। 19 दिसंबर को लोकायुक्त पुलिस ने पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के घर और दफ्तर पर छापेमारी की। इस दौरान 2.95 करोड़ रुपए कैश, करीब 2 क्विंटल वजन की चांदी की सिल्लियां, सोना चांदी के जेवरात और कई प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी मिले। वहीं उस रात को भोपाल के मेंडोरी के जंगल में एक कार के 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए कैश मिला था। ये कार सौरभ के दोस्त चेतन सिंह की थी। इसके बाद जब्त सोना और कैश के तार सौरभ से जोड़े जाने लगे थे। ईडी ने सौरभ के केस आपको बता दें कि ईडी ने सौरभ पर केस भी दर्ज कर लिया है। ईडी के छापे की कार्यवाही जबलपुर तक पहुंच गई है। पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईडी ने शुक्रवार को बड़ी कार्यवाही की। ईडी की टीम ने सौरभ और उसके सहयोगियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। भोपाल में 4, ग्वालियर और जबलपुर में 2-2 स्थानों पर ईडी की टीमों ने तलाशी ली। इस दौरान मेटल डिटेक्टर से फर्श और दीवारों की जांच भी की। ईडी के एक दल ने जबलपुर के बाजना मठ शास्त्री नगर में बिल्डर रोहित तिवारी के घर और कार्यालय पर छापेमारी की। रोहित तिवारी के आवास पर शुक्रवार दोपहर 2 कारों से ईडी के कुछ अधिकारी पहुंचे। उनके साथ सौरभ शर्मा का एक रिश्तेदार पंकज तिवारी भी था। जबलपुर में सौरभ शर्मा की ससुराल है। संदेह है कि सौरभ के साले शुभम तिवारी के नाम पर जबलपुर में बड़ी धनराशि का निवेश हुआ है। सौरभ के करीबी चेतन सिंह, गौर और बिल्डर रोहित तिवारी के नाम पर भी बड़ी राशि का निवेश संदेह है। रोहित कई बड़ी कॉलोनियों और बिल्डिंग प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। पता चला है कि सौरभ से जुड़े लोगों ने वर्ष 2012 में अविरल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नाम से कंपनी बनाई थी। कंपनी में चेतन सिंह गौर, शरद जायसवाल संचालक और रोहित तिवारी अतिरिक्त संचालक हैं। रोहित की कांग्रेस के साथ भाजपा में भी पैठ है। वह कांग्रेस के पूर्व मंत्री और पुलिस के एक सेवानिवृत्त अधिकारी का भी करीबी बताया जाता है। ग्वालियर शहर में एटीएम लूट की फिर बड़ी वारदात सामने आई है। बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के आनंद नगर में कार से आए अज्ञात बदमाशों ने एसबीआई एटीएम मशीन को काटा और उनमें रखे लाखों रुपए लेकर फरार हो गए। अपराधियों ने मशीन को काटने से पहले एटीएम के अंदर लगे कैमरों पर ब्लैक स्प्रे कर दिया था। अब पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगालने में जुटी हुई है ताकि अपराधियों की पहचान की जा सके। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के नाम पर हुए घोटाले में पुलिस ने जांच के बाद 6 और नए कर्मचारियों को आरोपी बनाया है। दरअसल कुछ दिन पूर्व उत्तर प्रदेश और गुजरात के श्रद्धालुओं को बगैर रसीद के पैसे लेकर दर्शन कराने का मामला सामने आया था। उक्त मामले में महाकाल मंदिर समिति के 2 कर्मचारी राकेश श्रीवास्तव और विनोद चौकसे के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया था। दोनों आरोपियों को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर ले लिया गया है, जहां पूछताछ में आरोपियों ने 6 और कर्मचारियों के नाम बताए हैं, जिनमें से 4 कर्मचारी महाकाल मंदिर समिति के हैं
और 2 कर्मचारी निजी सुरक्षा एजेंसियों के हैं। जांच में अकाउंट ट्रांजैक्शन और व्हाट्सएप चैट से कई महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। एसपी प्रदीप शर्मा ने मामले में खुलासा करते हुए बताया कि नए 6 आरोपियों में महाकाल मंदिर का आईटी सेल प्रभारी राजकुमार सिंह, जिला प्रोटोकॉल प्रभारी अभिषेक भार्गव, सभा मंडप प्रभारी राजेंद्र सिसोदिया, भस्म आरती प्रभारी रितेश शर्मा, क्रिस्टल कंपनी के सुपरवाइजर ओम प्रकाश माली और जितेंद्र परमार शामिल हैं। इन नए 6 आरोपियों में से कुछ को हिरासत में लिया गया है, जांच जारी है। वहीं पूर्व में गिरफ्तार 2 आरोपियों को जिला न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायाधीश ने पुलिस रिमांड खत्म कर आरोपियों को जेल भेज दिया है। अभी पुलिस 6 लोगों से पूछताछ कर रही है और भी कई लोगों के चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं। हालांकि ठगी के मामले में अभी तक जो जांच चल रही है उसमें मंदिर के कर्मचारी और अधिकारियों की संलिप्ति सामने आई है, लेकिन इस मामले में और भी तथ्य सामने आ रहे हैं। चर्चा यह भी है कि अब यह गाज महाकाल मंदिर में दर्शन के नाम पर ठगी करने वाले पंडे पुजारियों पर भी गिर सकती है। बात करेंगे पंजाब की। दोराहा में कपड़ों के नामी शोरूम रॉयल फैशन में रेड हुई। ये रेड नामी कंपनियों के फील्ड अफसर की तरफ से पुलिस को साथ लेकर की गई। इस रेड में शोरूम के अंदर से नामी कंपनियों का नकली माल बरामद किया गया। इस माल को महंगे दाम में बेचकर ग्राहकों को चूना लगाया जा रहा था, जबकि यह कंपनी का माल नहीं था। दोराहा थाना के थानेदार सुखवीर सिंह ने बताया कि उनके पास इसको लेकर शिकायत की गई थी। शिकायत में कहा गया था कि कंपनी ने दोराहा शहर का सर्वे किया तो इस दौरान पाया कि रॉयल फैशन का मालिक अपनी दुकान पर नकली एडिडास और लेवाइस के टैग लगाकर पैंट, शर्ट और जैकेट, लोअर आदि कपड़े बेच रहा है, जबकि यह सारे कपड़े उनकी कंपनी के नहीं हैं। यह जाली सामान है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने रेड की और दुकान से भारी मात्रा में सामान बरामद किया। थानेदार सुखवीर सिंह ने बताया कि दुकान के मालिक को थाने बुलाकर पूछताछ करते हुए आगे की कार्यवाही की जाएगी। बात करेंगे हरियाणा की। गुरुग्राम के पटौदी और आसपास के इलाकों में हुई तेज बरसात और ओलावृष्टि ने किसानों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी हैं। देर रात पटौदी इलाके में हुई ओलावृष्टि से गेहूं की फसल को 70% तो सरसों की फसल को 100% नुकसान हुआ है। इसी तरह से सब्जियों की फसल भी तबाह हो गई है। पटौदी और आसपास के किसानों की माने तो देर रात 11 बजे के बाद हुई ओलावृष्टि ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। सुबह होने पर जब किसान अपने खेती में पहुंचे तो पाया कि सरसों और गेहूं की फसल में लगभग 1 फुट बर्फ जमी हुई है, जिसके चलते सरसों तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, जबकि गेहूं में 70% नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। किसानों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी से बरसात की वजह से खराब हुई फसलों की जल्द से जल्द मुआवजा दिलवाए जाने की मांग की है। किसानों का कहना है कि सरकार खराब हुई फसलों का आकलन कर उचित मुआवजा देने का काम करे, जिससे उन्हें कुछ राहत मिल सके। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।